इतिहास में अगर सबसे क्रूर तानाशाह या लीडर की बात होती है तब एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि हिटलर पर करोड़ों लोगों को मारने का इल्जाम है। लाखों यहूदी लोगों को दर्दनाक तरीके से मरवाया था हिटलर ने। दुनिया को सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया था हिटलर ने। ऐसे कई इल्जाम हिटलर पर लगाए गए हैं, लेकिन इतिहासकारों द्वारा हिटलर के बारे में जो बताया गया है, क्या वही इतिहास है या हिटलर का इतिहास कुछ और है? तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था, कैसे वो नाजी जर्मनी का लीडर बना था, उसने दूसरा विश्व युद्ध क्यों शुरू किया था, उसका बचपन कैसा था, हिटलर जर्मनी की फौज में क्यों शामिल हुआ था, फिर ऐसे कौन से हालात पैदा हुए जर्मनी में कि हिटलर ने लीडर बनना तय किया, जर्मन लोगों ने हिटलर को क्यों पसंद किया था, किस तरह से उसने जर्मनी को एक मजबूत देश बनाया, नाजी पार्टी के लिए हिटलर ने स्वस्तिक सिंबल को क्यों चुना था, हिटलर ने अपने बहुत सारे हमशक्ल क्यों बना रखे थे, और क्या हिटलर ने आत्महत्या की थी या वो एक झूठी खबर थी, और हिटलर जिस बंकर में रहता था वहां आखिरी दिनों में क्या हुआ था वो भी जानेंगे कि क्या हिटलर ने इसमें खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी या वो यहाँ से निकल गया था, और इस बंकर से जो सबूत मिले थे युद्ध के बाद उससे क्या पता चला था, वो सब विस्तार से जानेंगे। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो जिसमें मैंने दूसरे विश्व युद्ध का पूरा इतिहास कवर किया है वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि हिटलर यहूदी लोगों को इतनी नफरत क्यों करता था। इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वो भी विस्तार से। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। इस इमेज को देखें, यह है एलोइस हिटलर। इन्हें हिटलर की बजाय लोग हिटलर नाम से बुलाते थे, इसलिए साल 1876 में इन्होंने अपना सरनेम बदलकर हिटलर कर दिया। फिर इन्होंने 48 साल की उम्र में इस क्लारा से शादी की। इस मैप को देखें, उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के इस ब्रेनोव गांव में रहते थे ये दोनों, जो जर्मनी की बॉर्डर पर ही था। तो 20 अप्रैल 1889 के दिन इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम एडोल्फ रखा गया। ये उस बच्चे की इमेज है, यानी हिटलर की। अब हिटलर के पिता एक कस्टम अफसर थे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद ये लोग इस लिंच शहर में रहने आ गए। यहीं पर हिटलर का ज्यादातर बचपन बीता और यहीं पर उनकी पढ़ाई हुई। इस दौरान साल 1900 में हिटलर का छोटा भाई एडमंड की चेचक बीमारी के कारण मौत हो गई, और साल 1903 में हिटलर के पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद हिटलर ने इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की राजधानी इस वियना शहर में एक फाइन आर्ट्स एकेडमी में 2 बार अप्लाई किया, क्योंकि हिटलर को आर्टिस्ट बनना था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। पढ़ाई में हिटलर सामान्य था, लेकिन कला में वो माहिर था। पर एडमिशन न मिलने के कारण वो वापस इस लिंच शहर में आ गया अपनी माँ के पास और हाईस्कूल की पढ़ाई करने लगा। अब यहाँ पर उनके एक टीचर थे, लियोपोल्ड पोइत्जे। ये उनकी इमेज है। तो ये उनके इतिहास के टीचर थे और हिटलर इनसे बहुत प्रभावित था। अब ये टीचर थे कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी, तो इनकी जर्मन राष्ट्रवादी विचारधारा का हिटलर के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। तो हिटलर इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में पैदा हुआ, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, लेकिन इस टीचर के कारण हिटलर उनके पड़ोसी देश जर्मनी से प्रभावित हो गया था, वो भी हाई स्कूल के दिनों में ही। और इसी हाई स्कूल में कुछ सालों बाद एक और नौजवान एडोल्फ ईचमैन, ये उनकी इमेज है, तो ये भी यहाँ पर पढ़ने आया और हिटलर की तरह ये भी जर्मनी से काफी प्रभावित हो गया इसी टीचर के कारण। और बाद में जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तब ये एडोल्फ ईचमैन जर्मन नाजी पार्टी का एक उच्च अधिकारी बना, और इसी एडोल्फ ईचमैन ने होलोकॉस्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप का प्लान बनाया था। होलोकॉस्ट का आयोजक ये एडोल्फ ईचमैन ही था, जिसने यहूदी और दूसरे कई समाजों के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। उसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। तो हिटलर के टीचर की यह घटना मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हिटलर तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और इसी देश का नागरिक था, फिर वो जर्मनी का तानाशाह कैसे बन गया? तो उसका एक कारण ये टीचर लियोपोल्ड पोइत्जे थे। तो हाई स्कूल की पढ़ाई चल रही थी और बदकिस्मती से साल 1908 में कैंसर के कारण हिटलर की मां क्लारा की भी मौत हो गई।
तो इसकी मां क्लारा की मौत के बाद अब हिटलर अकेला हो गया और वो इस वियना शहर में आ गया। अब पढ़ाई, खाने पीने और रहने का सभी इंतजाम उसे खुद ही करना था। तो वियना शहर में आकर हिटलर ने पोस्ट कार्ड, विज्ञापन और पेंटिंग बनाना शुरू किया। कला में तो वो माहिर ही था और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था, जिससे उनकी आजीविका भी चलती थी। और रहने के लिए वियना म्यूनिसिपल हॉस्टलों में वो रहता था, कभी शहर के इस हॉस्टल में तो कभी उस हॉस्टल में दर दर भटक कर उसकी जिंदगी चल रही थी। तो 1908 से 1913 तक हिटलर इसी शहर में रहा, एक घुमक्कड़ की तरह, वो भी बिना परिवार के। तो इन 5 सालों में अकेलापन, गुमनामी, गरीबी और लाचारी को हिटलर ने अच्छे से महसूस किया। इसी दौरान हिटलर ने इतिहास, राजनीति, सामाजिक उत्थान जैसी कई किताबें पढ़ी। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हिटलर को जो विचार आते थे, उन विचारों को अपने चित्रों में उकेर देता था और उसे बाजार में बेच देता था। लेकिन इन किताबों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे हिटलर को राजनीति समझ में आ रही थी और अब वो हर रोज न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगा कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूरोप और दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब जानने लगा वो। और उस समय यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता था, ऐसी स्थिति थी यूरोप में। अब क्या स्थिति थी, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप में क्या वातावरण था। कभी समय मिले आपको तो इसे जरूर देखना। इसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा इतिहास कवर किया है। तो हिटलर इस वियना शहर में था, जहां पर बहुत सारे अलग अलग समाजों के लोग रहते थे। उसी दौरान एक जर्मन नस्लवादी राष्ट्रवाद का आंदोलन हुआ इस ऑस्ट्रिया में, और इस वियना शहर के तत्कालीन मेयर कार्ल लुयगर ने यहूदी विरोधी विचारधारा यानी एंटीसेमिटिज्म को बढ़ावा दिया कि यहूदी लोग जर्मनी के उच्च और मध्य वर्गों के दुश्मन हैं। तो इन दोनों घटना ने हिटलर के दिमाग पर गहरा असर किया था। तो यूरोप में यह सब हो रहा था, जिसे देखकर हिटलर को लगा कि देश के राजनीतिक हालात को सुधारना जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा करना पड़ेगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन चित्रकार रहते हुए वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फौज में भर्ती होने का विचार किया। और 1913 में हिटलर के पिता की जो संपत्ति थी, उसके कुछ पैसे मंजूर हुए जो हिटलर को दिए गए। इस कारण हिटलर ने तुरंत वियना शहर को छोड़ दिया और जर्मनी के इस म्यूनिख शहर में आ गया, क्योंकि जर्मन राष्ट्रवादी विचारधारा से वो काफी प्रभावित था हाई स्कूल से ही। तो यहाँ म्यूनिख शहर में हिटलर ने फौज में भर्ती होने की प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य के कारण वो फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हिटलर को इससे सदमा लगा होगा, क्योंकि हिटलर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहता था। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें जर्मनी भी शामिल हुआ और हिटलर को फौज में जाने का सुनहरा मौका मिल गया, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। तो जर्मनी को सैनिकों की जरूरत थी। तो कुछ 8 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद हिटलर को 21 अक्टूबर 1914 को 16वीं बवेरियन सेना में भर्ती किया गया और उसे सीमा पर लड़ने भेजा गया। हिटलर उस समय संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा था और उसने अपना पूरा काम जिम्मेदारी से किया। इस कारण हिटलर को जर्मनी का 2nd क्लास आयरन क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद हिटलर बैटल ऑफ वाइपरस, बैटल ऑफ एरास और बैटल ऑफ सोmme जैसी कई लड़ाइयाँ लड़ा। लेकिन बैटल ऑफ सोmme के दौरान हिटलर के पास एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें हिटलर घायल हो गया। उनकी बाई जांघ पर चोट लगने के कारण उसके इलाज के लिए उसे जर्मनी भेज दिया गया और उसकी बहादुरी पर उसका प्रमोशन हुआ। और जब वो ठीक हो गया 1917 में, तब उसे लांच कार्पोरल बना दिया गया। फिर 18 मई 1918 के दिन हिटलर को ब्लैक वाउंड बेज से नवाजा गया और 4 अगस्त 1918 के दिन 1st क्लास आयरन क्रॉस से नवाजा गया। पर 15 अक्टूबर 1918 में बैटल ऑफ वाइपरस की दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने पॉइजन गैस से हमला किया, जिस हमले ने हिटलर को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया और फिर से हिटलर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हिटलर का जो बीता हुआ कल था, अकेलापन, लाचारी और गरीबी से भरा, उससे हिटलर बाहर आ चुका था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने हिटलर को बहुत कुछ सिखाया। अनुशासन में रहना, अच्छे से लीडरशिप करना, आत्मविश्वास बनाए रखना, बहुत कुछ सीखा हिटलर ने इस युद्ध से। और जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी भी साबित की। इस कारण तो उसे कई मेडल मिले थे।
यानी सब कुछ ठीक चल रहा था। हिटलर भी अपने काम से खुश था। तभी जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती था वहां पर एक खबर आती है कि आज यानी 11 नवंबर 1918 के दिन जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी जर्मनी युद्ध हार गया। हिटलर के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि हिटलर और जर्मनी के कई लोगों का मानना था कि जर्मन सेना युद्ध के मैदान में इतनी मजबूत थी कि हमारा हारना नामुमकिन था। लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया, और जर्मनी का जो राजा था वो युद्ध के आखिरी दिनों में जर्मनी से हॉलैंड भाग गया, तो जर्मनी की सत्ता संभालने वाला कोई था नहीं अब। इस कारण 13 फरवरी 1919 के दिन स्कीडेमैन कैबिनेट बनाई गई। ये उस कैबिनेट की इमेज है। इसमें जर्मनी के राजनेता, मिनिस्टर, आर्मी अफसर जैसे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर वेमर रिपब्लिक की स्थापना की, जिसमें जर्मनी के लिए एक नया संविधान बनाया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। इस कारण कई जर्मन लोगों को यह संविधान पसंद ही नहीं था, और ऊपर से इस कैबिनेट के मेंबर्स ने मिलकर 28 जून 1919 के दिन कठोर और अपमानजनक वर्साई की संधि पर साइन कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों मुख्य थे। तो इन तीनों ने मिलकर जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। अब दुनिया भर के इतिहासकार इस संधि को जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक संधि क्यों कहते हैं? इस मैप को देखें। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये जो ब्लैक कलर में अफ्रीकी देश है वो जर्मनी की कॉलोनीज था, लेकिन इस संधि के तहत इन कॉलोनीज को जर्मनी से छीन लिया गया, यानी जर्मनी के सभी उपनिवेशक इन तीनों ने हड़प लिए। अब इस मैप को देखें। ये पूरा कलरफुल एरिया पहले जर्मनी था, लेकिन इस संधि के तहत जर्मनी का ये भाग बेल्जियम को दे दिया गया, ये भाग फ्रांस ने ले लिया, ये भाग ऑस्ट्रिया को दे दिया, ये भाग पोलैंड ने ले लिया, और ऊपर इस भाग को डेनमार्क को दे दिया गया। तो इस तरह से जर्मनी को तोड़ दिया गया, और इस तोड़े हुए भाग पर जर्मन लोग रहते थे जो रातों रात दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। यानी इस संधि के कारण जर्मनी को अपना 13% भूभाग गंवाना पड़ा और अपनी 10% जर्मन आबादी भी खोनी पड़ी। फिर जर्मनी की रही सही ताकत को तोड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों ने यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी की सेना भी भंग कर दी। जर्मनी इस संधि के तहत अपनी आर्मी में सिर्फ 1 लाख सैनिक ही रख सकता था, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा जर्मनी की नौसेना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी अब अपनी कॉलोनीज भी नहीं बना सकता, यानी जर्मनी अब किसी भी देश पर कब्जा नहीं कर सकता। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया को जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसके लिए भी अकेले जर्मनी को दोषी ठहराया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का गुनहगार जर्मनी है। इस कारण दुनिया को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जर्मनी करेगा, और जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कितना? 6.5 अरब पाउंड का, वो भी आज से 100 साल पहले। तो इस तरह से इस वर्साई की संधि ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से पंगु यानी अपाहिज बना दिया था। इस कारण यह संधि जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी, और बहुत सारे जर्मन लोग इस संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। इसीलिए तो बहुत सारे राष्ट्रवादी जर्मन लोग इसके खिलाफ थे, जिसमें हिटलर भी शामिल था। तो इस अपमानजनक वर्साई की संधि ने हिटलर की राष्ट्रवादी विचारधारा को आकार दिया, और इसके बाद हिटलर ने यह संकल्प लिया कि मैं राजनीति में जाऊंगा और एक लीडर बनूंगा। अब यहूदी लोगों का दुनिया में कोई देश था नहीं उस समय, इजराइल बाद में बना था, ठीक है। तो उस समय यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते थे, लेकिन ये बहुत तेज दिमाग और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। इनके पास बहुत सारे पैसे भी थे, और प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन को पैसे की जरूरत पड़ी तब ब्रिटेन और यहूदी लोगों के बीच एक समझौता हुआ था। 2 नवंबर 1917 के दिन बालफोर डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें यहूदी लोगों को ब्रिटेन सरकार को पैसे की मदद करनी थी, और अगर ब्रिटेन युद्ध जीतेगा तो यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में एक नया देश बनाकर दिया जाएगा। ये इस बालफोर डिक्लेरेशन समझौते में तय हुआ। अब जर्मनी हार गया था, लेकिन किसके कारण? इस ब्रिटेन के कारण। और ब्रिटेन को किसने मदद की थी? यहूदी लोगों ने। तो इस कारण भी बहुत सारे जर्मन लोग जर्मनी की हार के लिए यहूदी लोगों को जिम्मेदार मानते थे।
तो यहाँ पर भी यहूदी लोगों का हाथ था। कैबिनेट के जो मेंबर्स थे जिन्होंने वर्साई की संधि साइन की थी, उसमें भी कुछ यहूदी लोग थे। और फौज में आने से पहले जब हिटलर वियना शहर में था, वहां पर भी नस्लवाद के 2 आंदोलन हिटलर ने देखे थे, जिसमें यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिज्म के कारण यहूदी लोगों को जर्मन लोगों का दुश्मन माना गया था। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारण थे जिस कारण हिटलर इन यहूदी लोगों से नफरत करने लगा था, और बाद में इसका बदला भी हिटलर लेता है। उसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो हुआ था, उसे देखकर हिटलर ने राजनीति में आकर लीडर बनने का संकल्प लिया था। अब वर्साई की संधि और वेमर रिपब्लिक के कमजोर संविधान का विरोध करने के लिए कुछ चंद जर्मन राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी बनाई 1919 में, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जनवरी 1920 में हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही हिटलर ने जर्मन सेना से भी इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे वो एक मजबूत विपक्ष की तरह खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पास कई सारे तर्क थे। सबसे बड़े तर्कों में से एक तर्क यह था कि वर्साई की संधि पूर्णतः अन्यायपूर्ण थी, और दूसरा यह कि वर्साई की संधि पर जर्मन सेना ने नहीं बल्कि वेमर रिपब्लिक की कैबिनेट ने हस्ताक्षर किया था। तो ये 2 मुद्दे ऐसे थे हिटलर के पास जिससे वो सबकी बोलती बंद करवा देता था। और ऊपर से हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जब हिटलर भाषण देता था तो सुनने वाली भीड़ जोश में आ जाती थी। इस कारण देखते ही देखते हिटलर इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का मुखिया बन गया 1921 में। और कुछ समय बाद इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जिसे नाजी पार्टी भी कहते हैं। अब नाजी पार्टी को अपना एक सिंबल यानी एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता थी, जो सिंबल उनके संघर्ष का प्रतीक होने के साथ साथ लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़े ऐसा होना चाहिए। इसलिए नाजी पार्टी ने प्राचीन यूरोप का हैकेनक्रेस्ट सिंबल को चुना। इस इमेज में देख सकते हैं, ये प्राचीन यूरोप का एक सिंबल था जिसे हुक क्रॉस भी कहते थे। और हमारे प्राचीन भारत में इस सिंबल को स्वस्तिक कहते हैं, जो आप जानते ही है। तो हिटलर ने इस सिंबल को क्यों चुना था? क्योंकि दूसरी शताब्दी में भारत के जो आर्यन लोग थे, वे आर्यन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते थे। और नाजी सिद्धांत में आर्य लोग जर्मन वंश के थे, और उस समय भी आर्य लोग और यहूदी लोग एक दूसरे के विरोधी थे। तो हिटलर ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्वस्तिक का सिंबल हमेशा से यहूदी विरोधी रहा है, इसलिए इस सिंबल को हम नाजी पार्टी के लिए चुनेंगे। तो इस तरह से यह स्वस्तिक नाजी पार्टी का सिंबल बना। तो 1921 से हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया और वेमर रिपब्लिक का विरोध करना शुरू किया कि इनके कमजोर और कमियों से भरे संविधान को जर्मनी से हटाना। और वर्साई की संधि को लेकर हिटलर ने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि जर्मन लोग नाजी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के जो अधिकारी थे वो और जर्मन सेना के सैनिक और कई जर्मन राष्ट्रवादी लोग अब नाजी पार्टी में शामिल होने लगे। फिर 1923 तक इस नाजी पार्टी को बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसी कोई पार्टी भी है जर्मनी में, क्योंकि यह बहुत छोटी पार्टी थी अभी। लेकिन 1923 में नाजी पार्टी ने जर्मनी की जो मौजूदा सरकार थी, वेमर रिपब्लिक, उसे उखाड़ फेंकना तय किया। और 8 नवंबर 1923 की शाम को नाजी पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक बड़े बियर हॉल में, जहां एक दक्षिणपंथी नेता भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उनके सामने बंदूक चलाकर हिटलर ने एक राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत की घोषणा की। इस कारण हिटलर और बाकी नाजी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब भले ही हिटलर की तख्तापलट की यह कोशिश असफल रही, लेकिन इस घटना ने हिटलर को एक राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। इस घटना को बियर हॉल पच कहते हैं, जिसके बाद हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब जेल में हिटलर के पास कुछ काम तो था नहीं, तो जेल में हिटलर ने अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की, जिसका नाम मीन काम्प था। और तब जेल के बाहर यानी जर्मनी में क्या हो रहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने काफी कर्जा लिया था और युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत युद्ध का सारा बोझ अकेले जर्मनी पर थोपा गया था और जर्मनी को 6.5 अरब पाउंड का हर्जाना देने को कहा गया था। तो इस दोहरे बोझ के कारण
जर्मनी के पास जो गोल्ड था यानी स्वर्ण भंडार वो खत्म होने के कगार पर आ गया। इस कारण 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना देने से मना कर दिया कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए कर्ज और हर्जाना हम नहीं चुका पाएंगे। तो इसके जवाब में इस फ्रांस ने जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया। इस मैप को देखें, ये येलो लाइन वाला एरिया जर्मनी था, लेकिन वर्साई की संधि के तहत फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब कर्ज और हर्जाना चुकाने से भी जर्मनी ने मना कर दिया, तो फ्रांस ने जर्मनी की इस रूर वैली पर भी कब्जा कर लिया, जो जर्मनी का विशाल कोयला भंडार था। तो इसके जवाब में मौजूदा जर्मन सरकार यानी वेमर रिपब्लिक ने उनकी जो करेंसी थी मार्क, उनकी छपाई करना शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नए नोट छापे गए, जिस कारण जर्मनी की करेंसी मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में $1 के बराबर 24,000 मार्क थे। जुलाई में $1 के बराबर 3,53,000 मार्क, अगस्त में $1 के बराबर 46,21,000 मार्क और दिसंबर में $1 के बराबर 9,88,60,000 मार्क। जैसे आज $1 के मुकाबले भारत के 73 रुपए है, वैसे ही 1923 में $1 के मुकाबले जर्मनी के 9 करोड़ से भी ज्यादा मार्क हो गए थे। अब जैसे जैसे मार्क की वैल्यू गिरती गई, वैसे वैसे जर्मनी में जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। ये उस समय की इमेज है। ये जर्मन नागरिक एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए इतने सारे पैसे ले जा रहा था, क्योंकि इतने पैसे देने के बाद उसे एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जर्मन बच्चे पैसों के बंडल से खेल रहे हैं। मतलब जर्मन मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी जितनी इतिहास में शायद ही किसी देश की गिरी होगी। इस कारण जर्मनी में भयानक मंदी आई। लेकिन 1924 से अमेरिका ने जर्मनी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोन देना शुरू किया, जिसके बाद जर्मनी धीरे धीरे स्थिति से बाहर आ रहा था। और इस तरफ जेल में हिटलर ने अपनी पहली किताब मेन काम्प का पार्ट 1 लिख दिया था और 9 महीने बाद वो जेल से रिहा भी हो गया। 1925 में हिटलर की यह किताब पब्लिश हुई, लेकिन यह ज्यादा चल नहीं पाई। फिर भी हिटलर इस किताब का दूसरा पार्ट लिखने के लिए पहाड़ियों में एक गांव था, वहां पर चला गया। कुछ समय बाद मेन काम्प किताब का दूसरा पार्ट भी पब्लिश हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा चल नहीं पाया। तो इस मेन काम्प किताब में हिटलर ने क्या लिखा था, वियना शहर में उसके साथ जो हुआ था वो, और कई तरह के यहूदी विरोधी विचारों को विस्तार से लिखा। जर्मनी के भविष्य के बारे में लिखा कि भविष्य में जर्मनी को उभारने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उनकी योजनाओं के बारे में लिखा। और वो खुद जब जर्मनी की सत्ता में आएगा तो किस तरह से जर्मनी को एक मजबूत देश बनाएगा, उस बारे में विस्तार से लिखा था। लेकिन यह किताब ज्यादा बिक नहीं पाई, इस कारण हिटलर के विचार जर्मनी में फैल नहीं पाए। पर बाद में जब हिटलर जर्मन तानाशाह बनता है, तब उनकी यह किताब जर्मन इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाती है और कुछ 60 लाख कॉपी बिक जाती है इसकी। लेकिन वो हिटलर जब सत्ता में आता है उसके बाद होता है। फिर साल 1928 में हिटलर ने अपनी दूसरी किताब द जॉइन बुश लिखी, जिसमें विदेश नीति पर हिटलर ने अपने विचार लिखे थे। लेकिन उसकी पहली किताब मेन काम्प की खराब बिक्री के कारण ये दूसरी किताब प्रकाशित ही नहीं हो पाई। फिर बहुत सालों बाद 1962 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया था। तो 1924 से अमेरिका लोन दे रहा था जर्मनी को, इस कारण सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने के साथ ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी, जिसका असर पूरी दुनिया पर भी हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा असर जर्मन अर्थव्यवस्था पर हुआ, क्योंकि जर्मनी की मौजूदा सरकार वेमर रिपब्लिक अमेरिकी लोन से ही अपना देश चला रही थी। लेकिन अमेरिका में महामंदी आने के बाद जर्मनी को लोन मिलनी बंद हो गई। कब? 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बाद से। और 1929 तक हिटलर की नाजी पार्टी जो थी वो भी जर्मन लोगों को कुछ खास आकर्षित नहीं कर पाई थी। यानी इस पार्टी को अब भी बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे, क्योंकि 1929 के जर्मन इलेक्शन में 3 पार्टियां मुख्य थी। एक उनकी मौजूदा सरकार वेमर रिपब्लिक, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरी नाजी पार्टी
जिसमें नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले और बाकी 97.4% वोट वेमर रिपब्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे। और 1929 में फिर से वेमर रिपब्लिक पार्टी जीत गई। तो 1929 से जर्मनी की हालत खराब होना शुरू हुई। मजदूर या तो बेरोजगार होते गए या फिर उनका वेतन बहुत कम हो गया और देखते ही देखते 60 लाख जर्मन लोग बेरोजगार हो गए। ज्यादातर जर्मन नौजवान ऐसे बोर्ड लेकर सड़कों पर घूमते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। इस इमेज में आप देख सकते हैं। या तो जर्मन नौजवान ताश खेलते थे या फिर रोजगार दफ्तरों में लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। और जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे वैसे वैसे नौजवान चोरी, लूट जैसे आपराधिक गतिविधियां करने लगे थे। धीरे धीरे जर्मन बैंक दिवालिया हो गया। रोजगार लगभग खत्म हो चुका था और लोगों को अब भूखमरी का डर सता रहा था। यानी पूरा जर्मनी अब गहरे आर्थिक संकट में डूब रहा था। लोगों को यह डर सता रहा था कि काम नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या। जर्मन लोग लाचार और हताश हो गए थे उनकी मौजूदा सरकार वेमर रिपब्लिक से। और ऐसे हालात में जर्मन लोगों को एक नया लीडर चाहिए था जो जर्मनी को इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल सके। तो लीडर बनने की दौड़ शुरू ही थी जर्मनी में, लेकिन हिटलर से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उनका भाषण देने का तरीका, उनका जोश और उनके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। हिटलर अपने भाषण में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका बदला लेना और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। हिटलर अपने भाषणों के दौरान लोगों को रोजगार दिलाना और नौजवानों को बेहतर भविष्य देने का वादा करता था। हिटलर ने यह भी आश्वासन दिया कि वो जर्मनी को विदेशी ताकतों से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने जर्मनी के आर्थिक संकट के लिए वर्साई की संधि और मौजूदा सरकार वेमर रिपब्लिक को जिम्मेदार ठहराया। और इसी दौरान यानी साल 1930-31 में नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और नाजी पार्टी के लोग अब पूरे जर्मनी में बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे अपने स्वस्तिक झंडे के साथ। और नाजी पार्टी के लोगों ने हिटलर को एक मसीहा, जर्मनी का रक्षक और एक ऐसे लीडर के रूप में पेश किया जर्मन लोगों के सामने कि मानो हिटलर ने जर्मनी को उभारने के लिए ही अवतार लिया हो। अब जिस देश को इतने बुरे तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया हो, जिस देश का इतना बुरा शोषण हुआ हो और ऊपर से जो देश इतने भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, उस देश के लोगों को अब हिटलर के भाषण बहुत आकर्षित करते थे। लोगों को लगने लगा कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ही जर्मनी को इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकती है। और फिर 1933 में जर्मन इलेक्शन हुए जिसमें नाजी पार्टी को यानी हिटलर को 36% वोट मिले। उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग। ये उनकी इमेज है और ये है हिटलर। हिटलर को 36% ही वोट मिले थे, लेकिन जर्मनी में उनकी लोक चाहना को देखकर 30 जनवरी 1933 के दिन राष्ट्रपति ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया, जो मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद था। तो चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जर्मन संविधान को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और 28 फरवरी 1933 के दिन जर्मनी में मीडिया और सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद हिटलर ने जर्मनी में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको निशाना बनाया और इस पार्टी के सभी सदस्यों और नेताओं को जेल में डाल दिया, जिन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उसमें से कईयों की मौत भी हो गई। और धीरे धीरे जर्मनी से कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो गया। फिर 3 मार्च 1933 के दिन हिटलर ने एनाबलिंग एक्ट पास किया जर्मनी में। इस एक्ट से अब बकायदा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया और सब कुछ नाजी पार्टी के कंट्रोल में आ गया। इस कानून के तहत नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी जर्मन पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की सेना, अर्थव्यवस्था, मीडिया और न्यायपालिका, अब इन सब पर नाजी पार्टी का कंट्रोल हो गया। इसके बाद हिटलर ने 4 अलग अलग तरह के सुरक्षा बल बनाए जर्मनी और जर्मन लोगों पर निगरानी करने के लिए, जो एक तरह से जर्मन पुलिस थी लेकिन अलग अलग तरह की, जिसमें से एक थी एसए, ये पुलिस सेना थी। दूसरी थी गेस्तापो, एक तरह से गुप्त पुलिस थी। तीसरी थी एसएस, जो नियंत्रण पुलिस थी।
और आखिरी एसडी सुरक्षा सेवा का गठन किया। और इसके बाद इन सभी पुलिस सुरक्षा बलों को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए कि आपको जो करना है वो करो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो पुलिस को बेहिसाब अधिकार देने के बाद ही नाजी पार्टी एक खूंखार आपराधिक पार्टी बन गई, क्योंकि एक गेस्टापो पुलिस किसी को भी उठाकर कंस्ट्रक्शन कैंप में डाल देती थी, किसी को भी यातना शिविर में भेज देती थी और बिना कोई अपराध किसी को भी देश से निकाल दिया जाता था, क्योंकि इन सुरक्षा बलों को सभी तरीके के अधिकार दे दिए गए थे। फिर 1933 में ही हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को निकाल दिया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इनका काम था दुनिया फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध ना करे उसे रोकना। लेकिन हिटलर ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया, यानी अब जर्मनी चाहे तो फिर से ऐसा भयंकर युद्ध शुरू कर सकता है, उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। अब हिटलर ने जो संकल्प लिया था लीडर बनने का वो तो पूरा हो गया, लेकिन हिटलर ने जो सपने देख रखे थे, जिस बारे में उसने अपनी किताब मीन काम्फ में भी लिखा था, नस्लवाद के सपने, उसे साकार करना शुरू किया। तो नाजी पार्टी का मानना था कि जो ब्लॉन्डे यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग हैं वो ही इंसान है। इस इमेज को देखें तो ये नीली आंख वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग थे वो ही इंसान है। इन्हें दुनिया पर राज करने का अधिकार है और यही लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, बाकी सब इंसान नहीं है, उन्हें जर्मन समाजों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग नहीं थे उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, यानी उन्हें मार देना चाहिए। तो उस समय जर्मनी में टोटल 52 अलग अलग तरह के समाज थे। अब इस मैप को देखें, नाजी पार्टी ने रंग और रूप के आधार पर कुछ समाजों को ऊपर रखा तो कुछ समाजों को नीचे रखा। अब इसमें सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग, यानी सबसे शुद्ध कौम नाजी पार्टी की नजर में, और सबसे नीचे रखा गया ज्यूस यानी यहूदी लोगों को, जो नाजी पार्टी की नजर में सबसे अशुद्ध कौम थी। और इन्हीं यहूदी लोगों को जर्मन आर्य लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया और बाकी सभी समाजों को रंग और रूप के आधार पर इनके बीच में रखा गया। अब नाजी पार्टी की यह नस्लवाद की विचारधारा कहां से पैदा हुई थी? तो हिटलर और उनकी नाजी पार्टी की यह नस्लीय विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पर आधारित थी। ये उन दोनों की इमेज है। तो इस डार्विन का एक सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। मतलब जो प्रजाति बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेती है वही आखिर तक जिंदा रह सकती है। और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी की विचारधारा का दूसरा पहलू था फ्रेडरिच रिजल का लेबेनस्ट्रॉम सिद्धांत। ये उनकी इमेज है। इन्होंने अपनी किताब में लेबेनस्ट्रॉम सिद्धांत के बारे में बताया था कि अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे हमें नए इलाके भी मिलेंगे और अपने लोगों का विस्तार भी बड़ा होगा, यानी बहुत बड़े इलाके में अपने लोग रह पाएंगे। अब इस समय जर्मनी एक गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो हिटलर के लिए लेबेनस्ट्रॉम सिद्धांत बड़ा काम का था। उसका मानना था कि बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करेंगे तो जर्मनी को भरपूर संसाधन मिलेंगे। उन नए इलाकों में जर्मन आर्य लोग बसेंगे, जिससे जर्मनी एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बनेगा। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर नाजी पार्टी ने नस्लवाद पर काम करना शुरू किया। सबसे ऊपर जर्मन आर्य लोग और सबसे नीचे यहूदी लोग, और इन दोनों के बीच में बाकी 52 अलग अलग समाजों को रखा गया। अब नाजी पार्टी ने सिर्फ यहूदी लोगों को ही निशाना बनाया ऐसा नहीं था। इस इमेज को देखें, ये लोग जर्मनी के जिप्सी समाज के लोग थे और इनके अलावा जो अश्वेत समाज के लोग थे, इनकी पहले जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में पूरे जर्मनी में टोटल 5 लाख जिप्सी और अश्वेत समाज के लोग थे, जिसे नाजी पार्टी ने मरवा दिया। यानी नाजी पार्टी का निशाना सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं थे, जर्मनी के सभी निचले समाज के जो लोग थे वो भी नाजी पार्टी के निशाना पर थे, जिसमें सबसे बुरा हाल इन यहूदी लोगों का हुआ था। क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी के लोग सब ईसाई धर्म के लोग थे, जिनके मसीहा थे ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। तो 2000 साल पहले यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। इस कारण कई ईसाई लोगों की नजर में
यहूदी लोग हत्यारे थे। ये लोग धन उधार देकर बहुत पैसे वाले बन गए थे। इस कारण यूरोप में कई सदियों से इन यहूदी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जिसे इतिहास में एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। तो हिटलर से पहले यूरोप में समय समय पर जब यहूदी लोगों को मारा जाता था, तब यहूदी लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता था कि या तो आप ईसाई धर्म अपना लो या फिर मर जाओ। लेकिन हिटलर ने यह ऑप्शन भी निकाल दिया। हिटलर की नज़र में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था कि यहूदी लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो हिटलर इस माया जाल से जर्मनी को बाहर निकालना चाहता था। इस कारण 1933 के बाद सारा खेल शुरू किया उसने। सबसे पहले हिटलर ने यहूदी लोगों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए कि यहूदी लोग जर्मन लोगों से शादी नहीं कर सकते। जर्मनी के राष्ट्रध्वज पहनाने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। यहूदी लोगों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और यहूदी लोगों की संपत्ति उनसे छीन ली गई। फिर नाजी पार्टी ने यह नियम बनाया कि जो यहूदी लोग हैं उन्हें स्टार ऑफ डेविड का सिंबल पहनना पड़ेगा, ताकि इनकी पहचान हो सके कि ये यहूदी है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस सिंबल को हमेशा यहूदी लोगों को पहनना पड़ता था। अगर वो ऐसा करने से मना करें तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। और पूरे जर्मनी में जितने भी यहूदी लोग थे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाने लगा। इस इमेज को देखें। इस तरह से सभी यहूदी लोगों को जर्मनी की एक खास जगह पर इकट्ठा किया। तो जर्मनी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था। अब जर्मनी की बॉर्डर पर एक नया खेल शुरू किया हिटलर ने, यानी दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। अब इस बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें सब विस्तार से समझाया है मैंने। अब इस मैप को देखें तो 1936 में हिटलर ने पहले इस राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, इसके बाद इस ऑस्ट्रिया पर, इसके बाद पहले इस बैगनी कलर वाले सुडेटनलैंड और बाद में इस पूरे चेकोस्लोवाकिया पर नाजी पार्टी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इसमें जर्मन लोग रहते थे। लेकिन वर्साई की संधि के तहत इन एरिया को जर्मनी से छीन लिया गया था, जो हिटलर ने वापस ले लिया 1938 तक में। अब इस मैप को देखें तो इसके बाद जर्मनी और यूएसएसआर ने मिलकर पोलैंड पर हमला किया, जिसके साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड को हराकर आधा पोलैंड यानी ये ऑरेंज कलर वाला हिटलर के कब्जे में आ गया। इसके बाद पोलैंड के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पोलैंड की एक जगह पर इकट्ठा किया गया। जैसे यहूदी लोगों को जर्मनी की एक जगह पर इकट्ठा किया गया था, वैसे ही पोलैंड के लोगों को पोलैंड में एक जगह पर इकट्ठा किया गया। अब इस मैप को देखें। ये डार्क रेड कलर में जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के पहले जो जर्मनी था वो है। लेकिन 1941 आते आते हिटलर यानी नाजी सेना ने ज्यादातर यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया था। रेड कलर में जो देश हैं वो सभी हिटलर के कंट्रोल में आ गए थे। तो 1941 के बाद हिटलर ने इस पूरे भाग पर अलग अलग जगहों पर यातना शिविर बनाने शुरू किए, यानी होलोकॉस्ट के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए। इस मैप को देखें। इसमें जो रेड कलर के निशान हैं उन सभी जगहों पर ऐसे कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए और पोलैंड के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था उन्हें, जर्मनी में यहूदी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था उन्हें, और बाकी सभी निचले समाज के लोगों को इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हिटलर के कब्जा इस पूरे यूरोप से ऐसे सभी लोगों को ट्रेन में भर भर कर लाया जाता था और उन्हें भी इस कैंप में डाल दिया गया। नाजी सेना का मानना था कि इन लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों से इन कैंप में रात दिन काम करवाया जाता था। इन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, क्योंकि नाजी सेना चाहती थी कि ये लोग काम करते करते भूखे ही मर जाए, और अगर काम करते करते ना मरे तो इन लोगों को गैस चैम्बर में डालकर जहरीले गैस से मार दिया जाता था। यह उनमें से एक गैस चैम्बर की इमेज है। इस इमेज को देखें। रात दिन काम कर कर इन लोगों की हालत देखो, इतनी भयानक प्रताड़ना दी गई थी इन्हें। तो यूरोप के इन सभी कैंपों को मिलाकर लगभग 1,50,00,000 लोगों को इन यातना शिविर में डाल दिया गया था, जिसमें से 1,10,00,000 से लेकर 1,20,00,000 लोग मारे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 60 लाख यहूदी लोग थे और बाकी यूरोप के जो निचले समाज के लोग थे वो थे। इस घटना को इतिहास में होलोकॉस्ट कहते हैं और हिटलर इसे फाइनल सॉल्यूशन कहता था,
यानी इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे होलोकॉस्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन यातना शिविर में क्या क्या होता था, किस तरह से लोगों को रखा जाता था और कैसे उन्हें मारा जाता था, उस बारे में विस्तार से जानेंगे द होलोकॉस्ट वाली वीडियो में। तो होलोकॉस्ट के बारे में इतिहास में ऐसा बताया गया है, लेकिन होलोकॉस्ट डैनियल में यह बताया गया है कि होलोकॉस्ट के दौरान ऐसा नहीं हुआ था जैसा इतिहास में बताया गया है। हिटलर को बदनाम करने के लिए होलोकॉस्ट का गलत इतिहास पढ़ाया गया है लोगों को, क्योंकि होलोकॉस्ट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे, ये झूठ है। असल में होलोकॉस्ट के दौरान कुछ 10 लाख लोग ही मरे थे, ऐसा होलोकॉस्ट डैनियल में बताया गया है। इस बारे में आप खुद ही गूगल कर लेना और फिर आपको जो सही लगे वो मानना। इस थ्योरी के बारे में हम द होलोकॉस्ट वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि इतिहास वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं, हारने वाले मारे जाते हैं या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो यातना शिविरों में लोगों का मरना जारी था, तभी हिटलर एक गलती कर बैठा। यूरोप का एक बहुत बड़ा एरिया कब्जाने के बाद भी हिटलर और एरिया पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने यूएसएसआर पर हमला किया। शुरुआत में हिटलर काफी सफल हुआ और इसने 2 साल तक यूएसएसआर के इस भाग पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन उसके बाद 1944 में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हुई और ऊपर से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो चुका था। इस मैप को देखें, यहां नीचे से अलाइड आर्मी ने हमला शुरू किया, इस तरफ यूएसएसआर की आर्मी जर्मनी की तरफ आगे बढ़ रही थी और इस तरफ फ्रांस की नॉर्मंडी से भी अलाइड आर्मी आगे बढ़ रही थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे कई देशों की आर्मी शामिल थी। तो हिटलर का यह जो विशाल साम्राज्य था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था, क्योंकि 3 ओर से हमला शुरू हुआ और 15 मई 1945 के दिन यूएसएसआर और अलाइड आर्मी दोनों जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर में आ गई, जहां पर हिटलर रहता था। उस बर्लिन शहर में इस इमेज को देखें, बर्लिन का ये वो किला है जिसमें हिटलर रहता था, लेकिन इसके नीचे जमीन में बंकर बनाए गए थे, जिसमें खुफिया सुरंग भी थी चुपके से बाहर निकलने के लिए। अब सुरंग को लेकर विवाद है, कुछ लोगों का कहना है कि सुरंग थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि कोई सुरंग नहीं थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं किले के नीचे ऐसे रूम बनाए गए थे। यहाँ पर हिटलर और उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन दोनों और हिटलर के कुछ खास लोग जिन पर हिटलर को पूरा भरोसा था, ऐसे लोग यहाँ पर रहते थे। अब यूएसएसआर और अलाइड आर्मी दोनों ने मिलकर बर्लिन शहर पर इतनी बमबारी की कि बर्लिन अब तबाह हो चुका था, पूरा शहर एक खंडर बन चुका था और हिटलर की हर कोशिश नाकाम हो गई अलाइड आर्मी और यूएसएसआर की आर्मी को हराने की। ऐसे में हिटलर के सेना अधिकारी हिटलर को खबर देते हैं कि अब हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई। और इसके बाद हिटलर को आभास हुआ कि अब मेरी मौत पक्की है। लेकिन जैसे इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को मारा गया था, जो हिटलर का खास दोस्त था, क्योंकि इस युद्ध में मुसोलिनी हिटलर के साथ ही था, तो मुसोलिनी को बहुत बुरे तरीके से तड़पा कर मारा गया था। इस कारण हिटलर नहीं चाहता था कि उनकी मौत भी मुसोलिनी की तरह हो। अब इस घटना को आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश करें कि 29 अप्रैल 1945 के दिन पूरे बर्लिन शहर पर बमबारी हो रही है और यहाँ नीचे बंकर में हिटलर अपनी प्रेमिका ईवा के साथ शादी कर रहा है। हिटलर के खास लोग जश्न मना रहे हैं, यानी जर्मनी तबाह हो रहा है और ये लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। अब हिटलर ईसाई धर्म से था, तो ईसाई धर्म में मरने के बाद लाश को दफनाते हैं, लेकिन हिटलर ने अपने खास लोगों को बुलाया जो उस बंकर में उसके साथ थे और उन्हें कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को पहले जला देना और बाद में मुझे दफनाना। उसके बाद मेरे कमरे में जितनी भी चीजें हैं उन सबको भी जला देना, सिर्फ एक पेंटिंग को छोड़कर। इसके बाद अगले दिन हिटलर ने अपने सबसे खास गार्ड रोचस मिच को बुलाया। ये उनकी इमेज है। हिटलर ने इससे कहा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आती है, तो उनके खास लोग हिटलर के कमरे में आए, जहां पर उन्होंने देखा कि हिटलर मरा पड़ा था, क्योंकि हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल 1945 के दिन। इसके बाद जैसा तय हुआ था उस तरह से हिटलर की लाश को पहले जलाया गया
और बाद में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया। तो क्या वाकई में हिटलर मर गया था? क्योंकि हिटलर ने अपने कुछ हमशक्ल बना रखे थे जिस बारे में आपको पता ही होगा, और कुछ लोगों के अनुसार इस बंकर में एक सुरंग भी थी। तो यही सवाल यूएसएसआर की आर्मी के सामने था कि जो बंकर में मरा वो हिटलर ही था या उसका हमशक्ल था। तो जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद यूएसएसआर के सैनिक हिटलर के बंकर में जाकर जहां पर हिटलर को दफनाया गया था उस गड्ढे को फिर से खोलते हैं ताकि कुछ सबूत मिले। इसमें हिटलर को दफनाया गया था और ये यूएसएसआर के डॉक्टर और सैनिक हैं। तो यहाँ पर उन्हें ये दांत मिले। इसके अलावा एक और चीज मिली, ये खोपड़ी जिस पर बंदूक की गोली का निशान भी था। तो इन दोनों सुरागों को यूएसएसआर के अफसर अपने देश यूएसएसआर में ले गए और फोरेंसिक लैब में इसकी जांच हुई। इसके बाद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर जो था, हमेशा हिटलर के साथ रहता था, उसे बुलाकर पूछा गया कि यह दांत हिटलर के हैं? तो उस डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये हिटलर के ही दांत है। तो उस गड्ढे में जिसे दफनाया गया था वो हिटलर ही था, ऐसा यूएसएसआर का कहना था। लेकिन इसके बाद दुनिया के सामने दो कहानी थी। पहली यह कि हिटलर को आत्महत्या करते किसी ने भी नहीं देखा था, और जिन लोगों ने हिटलर को जलाया था वो हिटलर के खास लोग थे। इस कारण कुछ लोगों का कहना था कि हिटलर युद्ध के आखिरी दिनों में बर्लिन से बाहर चला गया था। अब कुछ आधुनिक लोग इस गड्ढे से जो खोपड़ी मिली थी इसकी जांच कर रहे थे, और साल 2009 में इन्होंने कंफर्म किया कि ये जो खोपड़ी उस गड्ढे से मिली थी वो किसी औरत की खोपड़ी थी, आदमी की नहीं। तो ये पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी ये थी कि 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन साल 1955 में दुनिया की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है अमेरिका के CIA, उनके एक एजेंट ने साल 1955 में यह खबर दी कि कोलंबिया में एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल हिटलर जैसा लगता है, और वो कोलंबिया में जो जर्मन कम्युनिटी है उसके साथ ही रहता है। लेकिन CIA ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद एक दूसरे एजेंट ने यह खबर दी कि हिटलर जिंदा है। फिर कुछ समय बाद तीसरे एजेंट ने यह दावा किया कि मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में हिटलर से खुद मिला था। उस एजेंट ने एक फोटो भी बताई अपनी। इस इमेज में देखे, ये हिटलर या उसके जैसा कोई था, और यह था CIA का एजेंट। लेकिन CIA ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर कुछ सालों बाद इस अर्जेंटीना में हिटलर के होने के दावे किए गए थे, और कहते हैं कि 90 साल की उम्र में हिटलर मरा था। तो ऐसी बहुत सी थ्योरी है हिटलर की मौत को लेकर। इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये आप खुद तय करना और नीचे कमेंट करके मुझे भी बताना। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई। इस अदालत को शांति के खिलाफ जो अपराध किए गए थे नाजी सेना द्वारा, उन पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी दी गई। नाजी सेना ने जो काम किया था उसकी दुनिया भर में निंदा की गई, क्योंकि इन्होंने 60 लाख यहूदी, 5 लाख जिप्सी और अश्वेत लोग, 10 लाख पोलैंड के लोग और यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मार दिया था। इसके अलावा नाजी पार्टी के विरोध में जो पार्टी थी उनके कई राजनेताओं को भी मौत के घाट उतर दिया गया था, और जर्मनी में रहने वाले समलैंगिक, अपाहिज और मानसिक रूप से बीमार जैसे 70,000 लोगों को भी मार दिया गया था। ये सभी आरोप हिटलर और उसकी नाजी पार्टी पर लगाए गए थे। इस कारण न्यूरेमबर्ग अदालत ने 11 नाजी सेना के अधिकारियों को मौत की सजा दी, तो बाकी सबको उम्र कैद की सजा दी गई। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर जो कठोर नियम लगाए थे वैसे नियम दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं लगाए, ताकि फिर से नाजी सेना और हिटलर जैसा लीडर ना पैदा हो। क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वर्साई की संधि के कारण ही नाजी पार्टी और हिटलर का उदय हुआ था। तो ये था दुनिया का वो इंसान, लीडर या तानाशाह एडोल्फ हिटलर और नाजी सेना के उदय का इतिहास। और आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि हिटलर को आखिर हिटलर क्यों बनना पड़ा था। आपके विचार नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।